हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पड़ोसी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज के बारे में। में लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, आपके प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। साथ में डिस्कस किया था हमने कुछ ऐसे अप्रोचेज जहाँ से अपन कुछ सॉल्व करते हैं, जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल। आपने फॉर्मूले डिस्कस किए थे रेडियस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस किए थे। हमने कल हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे ग्राफ्स भी बनाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ और एनर्जी के बारे में, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक्साइटेशन है, बाइंडिंग एनर्जी है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी बार पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सबसे पहली एनर्जी है कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी भी ऑर्बिट के लास्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, यानी द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। अब जैसे अगर मैं इसका एक तरीका बताऊं, सबसे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या होती है, शेल। दिस इज द सेल नंबर 1 2 3 4। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, सेल नंबर 4। इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। यानी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी चाहिए, उस रिक्वायर एनर्जी को क्या बोला जाएगा, उस रिक्वायर एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम चाहें, अगर हमने हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में बात की, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, 1s1। यानी हाइड्रोजन में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, 1। अपन मान लीजिए मैंने बात की सोडियम की, सोडियम का नंबर होता है 11, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 10 नियॉन 3s1। यानी कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 3। तो इस तरीके से जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा, वहां से हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, तो n की वैल्यू मिनिमम हो सकती है 1। n की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 1। और मैक्सिमम n की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफिनाइट। मैक्सिमम n की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफिनाइट। यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से निकल के और कहां तक जा सकता है, ये जा सकता है इनफिनाइट तक। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, 1 से लेकर के इनफिनाइट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें, आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यू को, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को इस क्वेश्चन में, इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट करूं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब मैं इस एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यस और नो। अब मैं इस एन वन की जगह किसको पुट कर सकता हूं, इस वन को पुट कर सकता हूं। एन टू की जगह किसको पुट कर सकता हूं, इन्फिनाइट को पुट कर सकता हूं। अगर इन्फिनाइट को पुट करेंगे तो फॉर्मूले में क्या आएगा, 0। और अगर n1 की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम इसका लिख सकते हैं क्या, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसके लिए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। एक चीज और समझना इसके बारे में, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज, एंड एटॉमिक साइज। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखिए एटम के सबसे अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल। और इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
अब आप मुझे बताइए कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तीनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स। और वही अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, इस प्रोटॉन और आउटरमोस्ट शेल के बीच में। यानी इस आउटरमोस्ट शेल और इस प्रोटॉन के बीच में भी कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। बट ज्यादा फोर्स किधर लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किधर होगा, जहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि आउटर मोस्ट शेल, यानी शेल नंबर अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो थर्ड वाली शेल के साथ में इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। तो हम यह क्या बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और एटम में अट्रैक्शन जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, वहां इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं, रिलेशन क्या लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ रही है क्या, कि एटम का साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज बोथ देम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन मेड फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिटल देन इट विल डिक्रीज देयर आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगला आता है बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं बंधन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। अब इस बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, बंधन ऊर्जा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वो अपनी ऑर्बिट को क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी एटम जो है वो लो एनर्जी से कहां चला जाएगा, हाई एनर्जी में चला जाएगा। लो एनर्जी से कहां चला जाएगा, हाई एनर्जी। अब लो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 1। और हाई एनर्जी यानी कि वो कितना हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने n1 से कहां जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने n1 से जा सकता है कहां पे, n इन्फिनाइट तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है, एन इनफिनाइट तक। और एक चीज और, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि फर्स्ट में हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि सेकंड शेल में हो, थर्ड शेल में हो, और वो जंप कर जाएगा किसके अंदर, हाई एनर्जी ऑर्बिटल यानी कि इन्फिनाइट के अंदर। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू को एन के इक्वल भी लिख सकते हैं। यानी एन कहीं भी से भी शुरू हो सकता है और कहां चला जाएगा, इन्फिनाइट तक। यानी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम any state to infinite, इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम एनी स्टेट टू इन्फिनाइट। और मैक्सिमम इंपोर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट गो फ्रॉम आउटर साइड और लेफ्ट द एटम। यानी इलेक्ट्रॉन एटम को लेफ्ट नहीं करता, उसके आउटर मोस्ट शेल से भी बाहर नहीं जाता, वो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से कहां चला जाए, इन्फिनाइट तक चला जाए, उस एनर्जी को बोला जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला बनाऊं, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन सकता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बताइए एन स्क्वायर को मैं और कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस एन स्क्वायर को ये भी लिख सकता हूं क्या कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्या बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये मैंने क्या कर दिया, इस n को अलग अलग एनर्जी में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया n1 स्क्वायर, दूसरा हो गया माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।
चलिए बताइए, n1 की जगह मैं किसको पुट करूंगा? n1 की जगह मैं पुट करूंगा किसी भी वैल्यू n को, और n2 की जगह इन्फिनाइट को पुट करूंगा। अभी पिछले फॉर्मूले में बताया था कि इन्फिनाइट की जगह अगर अपन रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और 1/n1 स्क्वायर अगर इस n को रखेंगे तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, क्या बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले को रख के हम क्या बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या इजीली? तो ये है फॉर्मूला किसका? बाइंडिंग एनर्जी का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे थर्ड एनर्जी के बारे में, जिसका नाम है एक्साइटेशन एनर्जी। इसका नाम क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा नाम से क्लियर है कौन सी एनर्जी है? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है उत्तेजन, उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन? एक्साइटेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करता है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो अपने लो एनर्जी से कहां चला जाता है? हाई एनर्जी में चला जाता है। कहां से कहां चला जाता है? लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। अब जल्दी से बताइए लो एनर्जी क्या होती है? क्या मैं लो एनर्जी को n1 बोल सकता हूं? क्या मैं लो एनर्जी को n1 बोल सकता हूं? और कहां चला जाएगा? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी का मतलब, हाई एनर्जी का मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं होगी। बाइंडिंग एनर्जी में n क्या होता था? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ एक्साइटेशन एनर्जी में हमको हाई एनर्जी ऑर्बिटल इनफाइनाइट नहीं रखना, हमको यहाँ पे अगली n की वैल्यू क्या रख लेनी है? n रख लेनी है। यानी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है, जितनी वो एनर्जी को गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन एक्साइटेशन एनर्जी का? एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बताइए फटाफट से, मैं इस एन स्क्वायर को क्या लिखूंगा? तो इसको लिखूंगा मैं जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब आगे क्या लिखेंगे? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब n1 की वैल्यू क्या है लो एनर्जी की? 1। और हाई एनर्जी की वैल्यू क्या है? n। चलिए बताइए, अगर मैं n1 का स्क्वायर करूंगा तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो क्या मैं ब्रैकेट में 1 लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाई एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? n। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एन स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? ये फॉर्मूला बन गया आपके एक्साइटेशन एनर्जी के लिए। क्लियर है बात सभी को? कौन सी एनर्जी थी? एक्साइटेशन एनर्जी। कहां से कहां जाती है? ग्राउंड स्टेट से, यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट एन के अंदर। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को? एक बार फिर से तीनों को देख लीजिए, तीनों एनर्जी को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली एनर्जी कौन सी थी? आयनाइजेशन एनर्जी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम है आयनन ऊर्जा। इसका हिंदी में नाम होता है बेटा आयनन ऊर्जा। इसका एक और नाम होता है, चाहे तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयनन विभव। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आयनन विभव बोला जाता है। इसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? n1 से लेकर के n इंफिनाइट तक। फॉर्मूला क्या बनेगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट इसके बाद कौन सी एनर्जी डिस्कस की थी? नेक्स्ट इसके बाद हमने एनर्जी डिस्कस की है यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे एनर्जी डिस्कस की हमने बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन n से कहा चला जाएगा? n इंफिनाइट तक चला जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद क्या था? नेक्स्ट इसके बाद था यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा कहां से? ग्राउंड स्टेट से। और कहां चला जाएगा? हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि एन के अंदर। फॉर्मूला बन गया इसके अंदर ये वाला। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। टॉपिक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। आप सभी ने 9th-10th क्लास के अंदर स्पेक्ट्रम के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम में आपने कॉमन चीज क्या पढ़ी थी कि कोई व्हाइट लाइन थी। व्हाइट लाइन जब किस पे जाती है? प्रिज्म पे जाती है। तो प्रिज्म पे जाने के बाद इसके सामने हमने लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। कौन सी प्लेट लगा दी? फोटोग्राफिक
फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। अब जब ये व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट किस में जाती है, प्रिज्म पे जाती है, तो प्रिज्म इसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि इसमें अलग अलग क्या बन जाती है, वेवलेंथ बन जाती है, यस और नो। और इसका एक कलर आता है जिस कलर को क्या बोलते हैं अपन, विब्ग्योर। यही पढ़ा था कि आपने 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, कि जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को कन्वर्ट कर देता है अलग अलग वेवलेंथ्स के अंदर, और वेवलेंथ्स में कन्वर्ट होने के बाद हमको लाइट मिलती है कौन सी, विब्ग्योर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अम्ब्रेला कलर बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको एक अम्ब्रेला कलर यहाँ पे मिल जाता है। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये तो पढ़ा था अपने छोटे लेवल पे, अब इसको एक अपन बड़े लेवल पे लेकर के बात करते हैं स्पेक्ट्रम के क्लासिफिकेशन से, कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप से स्पेक्ट्रम लाइंस हमको मिलती है, किस टाइप से स्पेक्ट्रम हमको फाइंड आउट होता है। आइए इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। सबसे पहले इसको क्लासिफाई करते हैं कितनी कैटेगरी में, टू कैटेगरी में। पहली कैटेगरी का नाम है एब्जॉर्प्शन, और सेकंड कैटेगरी का नाम होता है इमिशन। तो स्पेक्ट्रम के मेनली कितने टाइप होते हैं, टू टाइप। कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। इसके बाद बात करें इमिशन स्पेक्ट्रम की, इसके भी दो टाइप होते हैं। इसके भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पहला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के भी दो स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला होता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है इसके अंदर बैंड स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया गया किसको, स्पेक्ट्रम को, कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन के अंदर दो टाइप होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के भी दो टाइप होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। चलिए समझते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें नाम आ रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि इसने किसी ना किसी लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जिसको एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइट है, अ बीम ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट किसके पास गई, प्रिज्म के पास। मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी लाइट है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी लाइट है, बस कोई लाइट का पार्टिकल है। अब ये लाइट का पार्टिकल जो है वो किसके पास गया, प्रिज्म के पास। प्रिज्म क्या करेगा, इसको अलग अलग वेवलेंथ के अंदर डिवाइड कर देगा। अब मैंने इसके सामने एक सॉल्यूशन रखा, मैंने इसके सामने एक कंटेनर के अंदर क्या रखा, एक सॉल्यूशन रखा, एक सॉल्यूशन को रखा। ये अपने पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये वेवलेंथ यहां से निकलेगी, लाइट यहां से निकलेगी, ये किसके पास जाएगी, इस सॉल्यूशन के पास। और इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, मान लीजिए इसके अंदर कलर निकले, मैं इस कलर को नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। कितने कलर निकले, पांच कलर। कौन कौन से, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब होगा क्या कि ये जो एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन है, ये एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन मान लीजिए किसी दो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया इसने। एक तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया बी को और एक एब्जॉर्ब कर लिया इसने ई को। अब होगा क्या कि बाकी के जो कलर होंगे, कौन कौन से कलर, ए कलर, सी कलर, डी कलर और एफ कलर, ये कलर आगे की तरफ चले जाएंगे। ये कलर आगे की तरफ चले जाएंगे और किस पे चले जाएंगे, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, इसके पास चले जाएंगे, फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक प्लेट पर चले जाएंगे। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा, हमको यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। अब वो इमेज किस तरीके से मिलेगी उसको समझना। इमेज इस तरीके से मिलेगी
इमेज हमको इस तरीके से मिलेगी कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में, इस पूरी फोटोग्राफिक प्लेट पे सारा का सारा क्या होगा, कलरफुल। सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये कलरफुल हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा भाई, कलरफुल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कलरफुल है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलरफुल। ये पूरा कलरफुल हो गया। अब यहां पे जो लाइट इधर से गई, कौन कौन सी लाइट, एक लाइट गई ए, एक लाइट कौन सी गई यहाँ पे, ए। एक लाइट गई ए। एक लाइट कौन सी जाएगी, बी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगली लाइट कौन सी जाएगी यहाँ पे, सी। सी के बाद में अगली लाइट कौन सी जाएगी यहाँ पे, डी। इसके बाद में अगली लाइट कौन सी जाएगी यहाँ पे, ई इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगली लाइट कौन सी जाएगी यहाँ पे, एफ। तो इस तरीके से जब अगर अपन इस ए लाइन को डालेंगे तो हमको स्पेक्ट्रल ग्राफ कैसे बनेगा कि एक डार्क लाइन वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, डार्क लाइन वाला ग्राफ। अब ये लाइन किसके लिए होगी, ए के लिए। इस तरीके से अगला यहाँ पे बी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अगला कौन सा मिलेगा, सी। तो ये लाइट हमको मिलेगी किसकी, सी के लिए। सी के बाद इसने डी एब्जॉर्ब कर लिया, तो डी के बाद में हमको अगली लाइन कौन सी मिलेगी, ई। कौन सी लाइन मिलेगी, ई। क्लियर है बात सभी को, यानी कि जो जो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, उस लाइट के अलावा बाकी के जो कलर थे वो हमको कुछ ऐसे मिलेंगे, किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में मिलेंगे हमको, डार्क लाइन, डार्क लाइन ऑन कलरफुल स्पेक्ट्रम, डार्क लाइन ऑन कलरफुल स्पेक्ट्रम। और इस वाले स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि यहां से जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगी वो इस तरीके से बनेगी कि किसी कलरफुल के ऊपर कौन आ गया, डार्क लाइन आ गई। और डार्क लाइन कौन सी होगी, जो लाइन यहां से पास हो रही है। और बाकी की जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है उनके लिए अपन कौन सा सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन। चलिए बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कलर है ए, बी, सी, डी। चार कलर है। चार कलर में से सॉल्यूशन ने, चार कलर में से सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया कौन सा कलर, ए कलर। कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, ए। अब यहां से कौन कौन से कलर निकलेंगे, यहां से कौन कौन से कलर निकलेंगे, बी। यहां से कलर कौन सा निकलेगा, सी। यहां से कलर कौन सा निकलेगा, डी। और इन बी और सी और डी को हम कहां पे लेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो चलिए बताइए, इसमें कितनी डार्क लाइंस बनेगी, इस स्पेक्ट्रम में कितनी डार्क लाइंस बनेगी। तो इस स्पेक्ट्रम में बनेगी 3 डार्क लाइंस। कौन कौन सी, बी, सी, डी। यानी कि जितना इसने एब्जॉर्ब कर लिया उसको छोड़ के बाकी की जितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो हमको यहाँ पे मिलेगी, किसके ऊपर, तो इसको मिलेंगे अपन डार्क लाइन। इसमें क्या लिखेंगे, 3 डार्क लाइंस। 3 डार्क लाइंस आर जनरेट, 3 डार्क लाइंस आर जनरेट ऑन कलरफुल रीजन। क्या बात सबको समझ में आ रही है क्या। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमको स्पेक्ट्रल लाइंस कैसी मिलती है, डार्क लाइन ऑन कलरफुल स्पेक्ट्रम मिलती है। क्या बात सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, तो दूसरा स्पेक्ट्रम जिसको अपन बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको समझते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि स्पेक्ट्रम बनेगा कैसे, इमिशन का स्पेक्ट्रम बनेगा कैसे। तो इमिशन का स्पेक्ट्रम बनने के लिए लाइट को सीधा आना पड़ेगा, या तो सनलाइट सीधी फोटोग्राफ, या तो सनलाइट सीधी प्रिज्म पे आए और प्रिज्म से किस पे चला जाए, फोटोग्राफिक प्लेट पर। या फिर हम यहाँ पे सन की जगह कैंडल को ले सकते हैं, क्योंकि कैंडल की भी जो लाइट होगी वो डायरेक्टली आती है। यानी कि जिसके अंदर डायरेक्ट लाइट होगी, जिसके अंदर डायरेक्ट लाइट होगी, कौन सी लाइट होगी, डायरेक्ट लाइट होगी, वो डायरेक्ट लाइट सबसे पहले किसके पास जाएगी, प्रिज्म के पास। किसके पास जाएगी, प्रिज्म के पास। और प्रिज्म से फिर किस पे जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पर जाएगी। किसके पास जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इधर हम कौन सी लाइट को यूज में लेते हैं, डायरेक्ट लाइट को।
जबकि इससे पहले जो एब्जॉर्प्शन पढ़ा था उसमें कौन सी लाइट को यूज में लेंगे, इनडायरेक्ट लाइट को। कौन सी लाइट को, इनडायरेक्ट लाइट को यूज में लेते हैं। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इमिशन के लिए कैसे बनेगा ग्राफ, ध्यान से देखना। मान लीजिए लाइट है, लाइट किस पे जाएगी, प्रिज्म पे जाएगी, इसको डिवाइड कर देगी, इसको डिवाइड कर देगी अलग अलग वेवलेंथ में। सामने क्या लग रहा है यहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट, और इस पे क्या बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, और उस पिक्चर को क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम। उस पिक्चर को क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। अब यहाँ पे इमिशन क्यों आया वर्ड, यहाँ पे इमिशन वर्ड क्यों आया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब तो क्या था कि उस सॉल्यूशन ने लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इमिशन का मतलब क्या होगा, इमिशन का मतलब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी से कहा जाएंगे, लो एनर्जी में जाएंगे, यानी कि इसको बोलते हैं इमिशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, इमिशन। कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर कमिंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, इस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन इमिशन स्पेक्ट्रम। एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में अपने ऑर्बिट में वापस आ जाता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन लगभग 10⁻⁻8 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10⁻⁻8 सेकंड में वापस हाई एनर्जी से कहा जाता है लो एनर्जी में। क्यों आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी लो एनर्जी के अंदर स्टेबल होता है, ना कि हाई एनर्जी के अंदर। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को गेन करता है तो जाता है कहां पे, हाई एनर्जी में। बट आफ्टर ए फिक्स टाइम, कितना टाइम, ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड, वापस कहा जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आने में इसको जो टाइम लगेगा, और साथ में इसका जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को बोला जाएगा, उस स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक इसका टाइप होता है कंटिन्यूअस, एक ग्राफ इसका कौन सा होता है, कंटिन्यूअस, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। तो पहला पढ़ते हैं अपन कंटिन्यूअस के बारे में कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि व्हेन all the wavelengths of light, when all the wavelengths of light are merged, this is called continuous graph। यानी कंटिन्यूस ग्राफ के अंदर आपको सारे के सारे लाइट एक दूसरे के साथ कैसे मिलेगी, मर्ज मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं we can't separate these spectral lines, we can't separate these spectral lines। अब जैसे मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं, मैं आपको यहां पे बताता हूं कलर के रीजन से, ध्यान से देखना बेटा। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये आपको एक तरीके से सारे लाइट्स का एक सर्किल मिल रहा है, अलग अलग डॉटेड है। इस सारे डॉट से अंदर अलग अलग कलर है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने को ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, ग्रीन, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इन सारे ग्रीन कलर्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, क्या आप इन सारे कलर्स को अलग अलग सेपरेट करें, तो मेरा आंसर है शायद नहीं। क्यों, क्योंकि सारे कलर आपस में क्या है, मिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं रेड कलर, तो इस वाले पोर्शन को देखिए, क्या यहाँ पे सारे के सारे कलर आपस में मिक्स है, इनकी वेवलेंथ कम से और ज्यादा की तरफ, यानी कि सारे आपस में क्या है, मिक्स है। इसलिए हम किसी को अलग को सेपरेट नहीं कर सकते। आगे हम बात करें किसके बारे में, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे कि वी कैन सेपरेट these spectral lines। और वो क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, वेवलेंथ का गैप होता है। इनके बीच बीच में क्या होता है, वेवलेंथ का गैप होता है। और वेवलेंथ का गैप होने की वजह से हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप्स, जिसके अंदर था कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सारे लाइट्स एक दूसरे के साथ क्या होती है, मर्ज होती है, इसलिए उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि लाइट सभी वेवलेंथ अलग अलग होती है, और अलग अलग होती है तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए लास्ट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं डिसकंटिन्यूअस के अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम था। तो एक तो था लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा स्पेक्ट्रम था बैंड स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम कैसा था, लाइन स्पेक्ट्रम, और एक स्पेक्ट्रम कैसा है, बैंड स्पेक्ट्रम। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो लाइन स्पेक्ट्रम किसके लिए बनता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है एटम्स के लिए। लाइन स्पेक्ट्रम किसके लिए बनता है, एटम्स के लिए। और बैंड स्पेक्ट्रम किसके लिए बनता है, तो बैंड स्पेक्ट्रम बनता है मॉलिक्यूल्स के लिए।
बैंड स्पेक्ट्रम किसके लिए बनता है? मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मैं बात करूं यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल की, अभी आगे चल के हम एक स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम होगा उसका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। हाइड्रोजन क्या है? एक एटम। इसलिए इसका क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसके अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम लिखा जाता है? लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम विल बी फॉर्म बाय एटम। अगर बात करें हम किसकी? बैंड स्पेक्ट्रम की, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इट विल बी फॉर्म बाय मॉलिक्यूल। तो इसका एग्जांपल क्या बन सकता है? मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे CO2, मैंने लिखा है यहाँ पे अमोनिया। तो ध्यान से देखना, CO2, अमोनिया, ये सब क्या होता है? ये सब होता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम होगा बैंड स्पेक्ट्रम, और एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम में। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जैसे अगर हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसका एक स्पेक्ट्रम बनाया, तो इसका स्पेक्ट्रम हमको कैसे मिलेगा? इसका स्पेक्ट्रम हमको कुछ ऐसे मिलेगा कि एक पूरा क्या है यहाँ पे कलर है, यानी कलरफुल स्पेक्ट्रम है। ये कलरफुल स्पेक्ट्रम है। ये कलरफुल स्पेक्ट्रम है। और इस कलरफुल स्पेक्ट्रम पे हमको जो लाइन मिलेगी, इन कलरफुल स्पेक्ट्रम पे हमको जो लाइन मिलेगी वो बहुत दूर दूर मिलेगी। वो बहुत क्या मिलेगी? दूर दूर मिलेगी। एक तरीके से स्पार्क्स की फॉर्म में मिलेगी। किसकी फॉर्म में? स्पार्क्स की फॉर्म में। जबकि अगर बात करें किसकी? बैंड स्पेक्ट्रम की, यानी कि मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे अगर मैं यहां से कुछ डिजाइन ले लूं, अगर मैं यहां से कुछ डिजाइन ले लूं और यहां पे बात करें सीधा बढ़ देते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी, वो लाइन थोड़ी सी बड़ी बनेगी। वो लाइन थोड़ी क्या बनेगी? यहाँ पे बड़ी बनेगी। मैं इस तरीके से बना देता हूँ ये इस तरीके से, ये अलग अलग लाइंस बनेगी। इन दोनों के स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखो। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है कि ये एटम के लिए है, इसमें किस तरीके से लाइन बनेगी? स्पार्क्स की फॉर्म में। जबकि बैंड के अंदर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मेशन होगा बैंड के लिए। आगे बात करें इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, तो इसमें स्पेक्ट्रम बनेगा आपके, जिसमें लाइन आपस में कैसे हैं? मर्ज फॉर्म में, यानी कि एक हैवी लाइन यहाँ पे जनरेट होगी। तो उधर स्पार्क्स की फॉर्म में लाइट जनरेट होगी और यहाँ पे हमारी थिकनेस लाइन जनरेट होगी। क्लियर है बात सभी को? तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? पहला होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी की लाइट हमको प्रिज्म पे मिलती है, फोटोग्राफिक प्लेट में मिलती है। किस तरीके से मिलेगी? तो डार्क लाइन ऑन कलरफुल सरफेस। आगे बात करें सेकंड नंबर पे क्या था, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास था इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि वहां पे उल्टा होगा, वहां पे डार्क सरफेस होगा और उस पे कलरफुल लाइट्स हमको देखने को मिलती है। आगे इमिशन के अंदर दो टाइप थे, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या था कि अलग अलग वेवलेंथ आपस में मर्ज थी, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा था डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में अलग अलग वेवलेंथ थी लेकिन वो आराम से क्या हो रही थी? सेपरेट हो रही थी। इसके अलावा डिसकंटिन्यूस के दो टाइप हैं। पहला स्पेक्ट्रम था कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम किसके लिए फॉर्म होता है? एटम के लिए। और बैंड स्पेक्ट्रम किसके लिए फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल के लिए। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो ये था टॉपिक कौन सा? स्पेक्ट्रम का। और स्पेक्ट्रम का टॉपिक यहाँ पे हमको आगे डिस्कस करना है किसके बारे में? तो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक आएगा जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं।
जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगले टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक क्लासिफिकेशन ध्यान से सुनना कि अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूं तो कैसे करूंगा, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले क्लासिफाई किया है कौन सी कैटेगरी के अंदर? इमिशन कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी के अंदर? इमिशन कैटेगरी के अंदर। इमिशन के अंदर भी कौन सा टाइप होता है ये? तो इमिशन के अंदर टाइप होता है ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूअस के अंदर भी इसका टाइप होता है, डिसकंटिन्यूअस के अंदर भी इसका टाइप होता है कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहां से आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन करता है, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसके अंदर एक ऑप्शन था इमिशन स्पेक्ट्रम, देन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड देन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बात सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा कंप्लीट समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को क्या करे? लूज करे। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करे? लूज करे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में। कहां चला जाएगा? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। और यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी से कहां चला जाता है? हाई एनर्जी में चला जाता है। और इसे ही बोलते हैं अपन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को लूज करेगा तो कहां चला जाएगा? हाई एनर्जी से लो एनर्जी में। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहां चला जाएगा? लो एनर्जी से हाई एनर्जी। एक यहाँ पे टर्म याद रखना कि जब भी मैं आपसे कहूं ग्राउंड स्टेट, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें और इसमें लिखे ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा क्या होता है? एन की वैल्यू 1। याद रखना एन की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, एन की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और एक स्टेट होती है, इसको बोलेंगे अपन एक्साइटेड स्टेट। एक स्टेट होगी इसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड स्टेट। अब मैंने जैसे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल बोला आपसे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? तो जब भी एक्साइटेड वर्ड आ जाए, जब भी एक्साइटेड वर्ड आ जाए, आपको हमेशा क्या कर देना है? +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? 6। आपसे पूछा बताइए सेवंथ एक्साइटेड स्टेट, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी? तो एक्साइटेड वर्ड आ गया तो कितना हो जाएगा? +1। तो 7 + 1 कितना हो गया? 8। तो इस तरीके से आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। ग्राउंड स्टेट का मतलब N1 और एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसमें क्या हो जाएगा? +1। आगे बात करते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस की। ये है एनर्जी लेवल 1, देन एनर्जी लेवल 2, देन एनर्जी लेवल 3, 4, 5, 6। इस तरीके से कहां चला जाएगा ये? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा ये? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो कहां से शुरू हुआ? N1 से। N1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से कहां चला जाएगा ये? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। याद रखना फर्स्ट जो नंबर होता है N1 जो होता है, इसका सीरीज का नाम होता है, इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के बाद में N2 आता है, N2 को बोलते हैं बामर सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं इसको? बामर सीरीज। तो पहला होता है लाइमन, सेकंड होता है बामर, थर्ड होता है पास्चन। कौन सी सीरीज? पास्चन सीरीज। पास्चन के बाद होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के बाद होता है फुंड, फुंड के बाद होता है हम्फ्री। तो इस तरीके से सीरीज के नेम होते हैं। ये क्या नाम है? ये है नेम ऑफ सीरीज। ये है नेम ऑफ सीरीज। N1 इज कॉल्ड लाइमन, N2 इज कॉल्ड बामर, N3 इज कॉल्ड पास्टन, N4 इज कॉल्ड ब्रैकेट, N5 इज कॉल्ड फुंड एंड N6 इज हम्फ्री। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। एक और याद रखना चीज क्या? इसका रीजन कि ये कौन से
रीजन में आते हैं, ये कौन से रीजन में आते हैं, कौन से रीजन का मतलब कौन से ईएमआर के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट N1 जो है ये आता है अल्ट्रावायलेट में, N2 आता है विजिबल के अंदर, N2 किस में आता है, विजिबल में। N3 आता है किसके अंदर, तो ये आएगा फर्स्ट IR। IR का मतलब जानते हो क्या होता है, तो IR को बोलते हैं इंफ्रारेड। IR का मतलब क्या होता है, IR का मतलब होता है इंफ्रारेड रीजन। आपको पढ़ाया था जब हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो वहां पे एक रेडिएशन आई थी कौन सी, इंफ्रारेड। इस वाली रीजन को बोला जाएगा सेकंड IR, इसको बोला जाएगा थर्ड IR, और N6 को बोला जाता है FIR। FIR का मतलब, तो FIR का मतलब होता है बेटा फार इंफ्रारेड, FIR का मतलब फार इंफ्रा रेड रीजन। तो इस तरीके से आपको पहले ये कॉमन चीजें आनी चाहिए कि N1 को सीरीज क्या बोलते हैं, लाइमन। लाइमन सीरीज किस में लैग करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। देन आता है N2 वार्मर सीरीज, किस में लैग करेगा, विजिबल रीजन में। N3 पास्टन सीरीज लैग करेगा फर्स्ट IR में। N4 ब्रैकेट सीरीज लैग करेगा सेकंड IR में। N5 फुंड सीरीज लैग करेगा थर्ड IR रीजन में। एंड लास्ट यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट अपना कौन सा आता है, N6। N6 सीरीज का नाम क्या है, हम्फ्री, किसमें करेगा ये, FIR के अंदर। तो ये अलग अलग क्या हो गए आपके रीजन हो गए, और साथ में उनके क्या हो गए, स्पेक्ट्रल लाइंस। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको मैं बता देता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताइए सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब क्या है, सोच के बताना। क्या बोला मैंने, सेकंड लाइन ऑफ बामर, क्या आपको बामर दिख रहा है, बामर किस रीजन में आ रहा है, 2 में। इसकी सेकंड लाइन का मतलब क्या होगा, तो ध्यान से देखना। N2 यानी बामर, बामर की पहली लाइन होगी ऊपर वाली यानी पास्टन, तो दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी, ब्रैकेट। तो इसका मतलब सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब n की वैल्यू कितना हो गया, 4। याद रखना, अगर मैं फर्स्ट लाइन बोलूं, अगर मैं फर्स्ट लाइन बोलूं किसी भी सीरीज की, तो फर्स्ट लाइन को बोला जाएगा अल्फा, फर्स्ट लाइन को क्या बोला जाएगा, अल्फा। अगर मैं बोलूं सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन को बोला जाता है बीटा, और थर्ड लाइन को क्या बोला जाता है, तो थर्ड लाइन को बोला जाता है गामा। चलिए बताइए, पास्टन सीरीज की अल्फा लाइन कौन सी होगी, तो पास्टन सीरीज की अल्फा लाइन होगी ब्रैकेट। बताओ इसकी बीटा कौन सी होगी, तो पास्टन की बीटा होगी फुंड। बताइए पास्टन का गामा कौन सा होगा, तो पास्टन का गामा हो जाएगा हम्फ्री। क्या आप इस तरीके से अलग अलग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड अल्फा, सेकंड लाइन इज कॉल्ड बीटा, एंड थर्ड लाइन इज कॉल्ड गामा। क्या बात सभी को क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फिफ्थ फिफ्थ एनर्जी से कहा जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में, फिफ्थ एनर्जी से कहा जा रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो बताओ ग्राउंड स्टेट किसके लिए बोला जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा N1 के लिए, किसके लिए बोला जाएगा, N1 के लिए। क्लियर है बात सभी को। अब यहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल अप्रोच के बारे में समझने वाले हैं कि इसका न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करें। मान लीजिए हमको स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पेक्ट्रल लाइंस, हमको निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला बनता है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एन प्लस 1/2। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकालते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी से कहा जाएगा लो एनर्जी में, तो वो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। उन स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एन इक्वल्स टू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन क्या होता है, तो डेल्टा एन का मतलब होता है N2 माइनस N1। N2 बोला जाता है किसके लिए, हाई एनर्जी लेवल के लिए, और N1 किसके लिए बोला जाता है, लो एनर्जी लेवल के लिए। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस को हमको कैलकुलेट करना है, क्या है इसका तरीका। आइए क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला कि फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इफ इलेक्ट्रॉन
make a transition, if electron make a transition from sixth energy level, शॉर्ट में लिख देता हूं EL, सिक्स्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। चलिए याद रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा फॉलो होगा, तो इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किसने बताया इसके बारे में, बोहर ने बताया ना। तो बोहर का मॉडल कल हमने पढ़ा था कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पे हम जितने भी स्पेक्ट्रम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार कीजिए, बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको निकालना है टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस को। सोचिए क्या होगा इसका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, हमको इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देना है। सबसे पहले हमको डेल्टा एन निकालना है। बताइए डेल्टा एन निकालने के लिए क्या करूंगा, डेल्टा एन का फॉर्मूला लगा दूंगा n2 माइनस n1। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था, तो पहले इलेक्ट्रॉन था 6 में, अब इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 2 में। तो यानी कि हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी कितना आ गया, डेल्टा एन की वैल्यू 4। अब उसे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एन प्लस 1/2। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है भाई, डेल्टा एन की वैल्यू है 4। ये हो गया 4 प्लस 1/2। तो यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई, तो यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई आपके पास में 10। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई, 10। क्या आप इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस को पता लगा सकते हो कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। अच्छा अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन मेथड देखें कि स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आइए इसको भी समझते हैं एक बार। ये मैंने बोला कौन सा लेवल है, n1, दिस इज n2, n3, n4, n5, n6। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, 6 से 2 की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, 6 से 2 की तरफ। आइए 6 से 2 की तरफ बनाते हैं। तो सबसे पहले 6 से कहां चलेगी लाइट, तो सबसे पहले 6 से लाइट चली गई 2 की तरफ। अच्छा अब किसकी तरफ गई होगी, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं। ये हो गया पहले कहां से कहां, 6 से किसके पास, 2 के पास। अब बताओ 6 से कहां जाएगा, तो अब 6 से 3 पे चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, 6 से 3। चलो इसके बाद कहां जाएगा, 6 से 4। फिर इसके बाद कहां जाएगा, 6 से 5। ध्यान से देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन एक एक करके अपना एनर्जी लेवल डिक्रीज कर रहा है क्या, क्या इलेक्ट्रॉन एक एक करके अपना एनर्जी लेवल डिक्रीज कर रहा है क्या। इसीलिए मैंने इसको किसके अकॉर्डिंग रखा था, लाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। आगे देखना, अभी ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, 6 से चला गया 2 की तरफ, 6 से चला गया 3 की तरफ, 6 से चला गया 4 और 6 से चला गया 5। अभी इसके बीच में और भी आ रहे हैं, जैसे नंबर कौन सा आ रहा है, 5। तो बताओ मैं इसके लिए क्या बना सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन 5 से चला जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन 5 से कहां चला जाएगा 2। अब 5 से कहां जा सकता है ये, तो 5 से जा सकता है ये 3, 5 से कहां चला जाएगा 4। चला अगला बताओ क्या किसके लिए बन सकता है, अगला बन सकता है 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या बनेगा, 4 से 2, 4 से क्या बनेगा 2, फिर 4 से कहां बन जाएगा 3। अगला किसके लिए बन सकता है, 3 के लिए। तो 3 के लिए केवल एक बनेगा, कौन सा, 2। अब आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करो, बताइए कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन गई। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्या आपने यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या आपने 10 स्पेक्ट्रल लाइंस लिखा था क्या, क्या आपका आंसर यहाँ पे 10 स्पेक्ट्रल लाइंस था क्या। तो ये हुआ आपके 10 स्पेक्ट्रल लाइंस का रिप्रेजेंटेशन मेथड। ये इलेक्ट्रॉन अपनी 6 एनर्जी से पहले कहा जा रहा है, सेकंड में। फिर इसके बाद 6 से कहा जा रहा है 3, देन 6 से कहा जाएगा 4, 6 से जाएगा 5। तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को हम यहाँ पे सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ helium plus, if electron of helium plus make a transition, make two transition,
यहाँ पे मैं 2 बार इसका क्या करा रहा हूँ, ट्रांजिशन करा रहा हूँ। मेक टू ट्रांजिशंस, मेक टू ट्रांजिशंस। फर्स्ट ट्रांजिशन है n इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 7th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, और सेकंड इसके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है n का गामा लाइन ऑफ फुंड सीरीज, गामा लाइन ऑफ फुंड सीरीज टू लाइमन सीरीज। चलिए क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बताइए क्या बन सकता है इसका। इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जा रहा है, तो पहला जा रहा है सेवंथ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, और दूसरा कहां से कहा जा रहा है, तो गामा लाइन ऑफ फुंड सीरीज से लाइमन सीरीज। अभी आपको मैंने एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट करना बताया था। जब भी एक्साइटेड वर्ड आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो बताइए सेवंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेवंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे n की वैल्यू 8 हो गई क्या, और ग्राउंड स्टेट का मतलब बताया था कि क्या होता है, n1 होता है। चलिए दोनों के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को अपन कैलकुलेट करते हैं। पहले अपन इस फर्स्ट वाली कंडीशन का डेल्टा एन कैलकुलेट करते हैं, तो इसका डेल्टा एन कितना आएगा, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एन का फॉर्मूला n2 माइनस n1। बताइए n2 कितना था, 8, यानी हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 7 को फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8/2, यानी कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इसका 56/2, और 52/6/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, यानी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन जाएगी इसकी, 28। चलिए सेकंड वाले का कैलकुलेट कीजिए, सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, इस सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गामा लाइन ऑफ फुंड सीरीज। बेटा बताइए फुंड सीरीज का मतलब क्या है, फुंड सीरीज कितने पर आता है, पहले आता है लाइमन, पामर, पास्चन, ड्रैके, फुंड, यानी फुंड कितने पर आता है, 5 पे आता है, कितने पे आता है, 5 पे। अब आपसे पूछा है कि कौन सी लाइन है इसकी, गामा लाइन, तो बताओ 5 की अल्फा कौन सी होती है, 6, 5 की बीटा कौन सी होती है, 7, तो 5 की गामा कौन सी हो जाएगी, 8। तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से 8 से, अगर मैं डेल्टा एन निकालू तो क्या बनेगा, 8 से कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लाइमन में, लाइमन का मतलब कौन सी सीरीज, फर्स्ट सीरीज, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 करने पे कितना आ गया बेटा, 7 आ गया, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, 7। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 7 हो गई तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा एन, ब्रैकेट में डेल्टा एन प्लस 1/2, क्या बन जाएगा, 7 इंटू 8/2, तो क्या वापस से इसका आंसर 28 आ जाएगा क्या, क्या वापस इसका आंसर 28 आ जाएगा क्या, यस और नो। तो अगर इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि पहले कितनी स्पेक्ट्रल लाइन थी, 28, बाद में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, 28, तो इसका रेशियो क्या बन गया, तो आपका आंसर आ गया रेशियो का, इसका रेशियो आ गया 1:1। जब आप सभी को समझ में, बात करते हैं अगला टॉपिक, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए क्या, अभी आपने पढ़ा था किसके लिए, कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है किसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं जाए, चाहे वो 5 से 2 जाए या 6 से 1 पे आए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहीं से भी हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहीं से भी हो, अगर वो पूछ ले किसी पर्टिकुलर सीरीज में कि बताइए लाइमन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, ब्रैकेट में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करें तो यहाँ फॉर्मूला बनता है n2 माइनस n डैश। फॉर्मूला क्या बनता है, n2 माइनस n डैश। n2 का मतलब क्या होगा, तो n2 का मतलब होगा हाई एनर्जी लेवल, और n डैश का मतलब क्या होगा, सीरीज नंबर, n डैश का नंबर क्या होगा, सीरीज नंबर। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है 7
एनर्जी लेवल से और थर्ड एनर्जी लेवल में, इसमें हो रहा है 7th एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म इन फुंड सीरीज। कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी किसके अंदर, फुंड सीरीज के अंदर। तो बताइए अगर पर्टिकुलर सीरीज की बात करेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n2 माइनस n डैश। n2 की वैल्यू कितनी है, हाई एनर्जी लेवल कितना है 7, माइनस बात किसकी चल रही है, फुंड सीरीज की। फुंड सीरीज का नंबर कितना होता है, तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, यानी कि फुंड कितने पर आता है यहाँ पे 5 नंबर पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 7 माइनस 5 कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी यहाँ पे 2 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। आगे हम बात करें एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, if electron of hydrogen atom makes transition from ninth excited state to ultraviolet region, to ultraviolet region, then how many spectral lines, then how many spectral lines are formed, then how many spectral lines are formed in infrared region। चलिए अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी फॉर्म होगी किसके अंदर, इंफ्रारेड के अंदर। अब आप अगर ध्यान से समझे तो अब मैंने आपको बताया था कि रीजन होता है फर्स्ट वाली सेल, फर्स्ट सीरीज के लिए अल्ट्रावायलेट, सेकंड सीरीज के लिए होता है विजिबल, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों के लिए कौन सा रीजन होता है, आईआर रीजन। एक को बोलते हैं फर्स्ट आईआर, एक होता है सेकंड आईआर और एक होता है थर्ड आईआर। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नंबर दे रखा है क्या कि कौन सा आईआर है, क्या ये फर्स्ट आईआर है या सेकंड आईआर है या थर्ड आईआर है, यहाँ पे आपको कोई सा भी नंबर नहीं दिया हुआ। अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर यहाँ पे आपको कोई भी इंफ्रारेड रीजन नहीं दिया तो याद रखना पहले तीनों के लिए अलग अलग निकालो। पहले आपको फर्स्ट आईआर के लिए निकालना है, एन डैश कितना रखोगे फर्स्ट आईआर के लिए 3, सेकंड के लिए क्या रखोगे यहाँ पे सेकंड आईआर के लिए 4 और थर्ड आईआर के लिए एन डैश कितना होगा 5। तीनों का एन डैश निकालो और तीनों के एन डैश को आपस में क्या कर दोगे प्लस, तो आपके पास निकल जाएगा टोटल इंफ्रारेड रीजन के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस। कैसे करेंगे देखो एक बार ध्यान से, फॉर्मूला क्या होगा n2 माइनस n डैश। सबसे पहले कौन सा आईआर, फर्स्ट आईआर, फर्स्ट आईआर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो N2 होगा हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल कौन सा है, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको बताया था नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट में क्या कर दोगे +1, और नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 माइनस एन डैश। अब बेटे फर्स्ट आईआर का एन डैश कितना होता है 3, तो यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन गई 7। अगर बात करूं मैं सेकंड आईआर की कि बताओ सेकंड आईआर के अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, तो क्या करेंगे 10 माइनस 4, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी 6। अगर बात करें थर्ड आईआर की, अगर बात करें थर्ड आईआर की, थर्ड आईआर के अंदर कितनी बनेगी 10 माइनस 5, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन गई 5। अब आप इन तीनों को टोटल कर लो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, तो टोटल आईआर के अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी 18 स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म, 18 spectral lines are formed in IR region। क्या बात सभी को समझ में आ गई क्या, यहाँ पे टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएगी 18 स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाती है। आगे लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आपने प्लांक क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला पढ़ा था सभी ने, आप सभी ने प्लांक क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है प्लांक क्वांटम का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एससी अपॉन लैम्बडा। क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू एससी अपॉन लैम्बडा। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एनर्जी लेवल बनाऊं, एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 6
और कहाँ तक चला जाएगा ये, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं N1 का मतलब क्या है, तो N1 का मतलब है लो एनर्जी। N1 का मतलब क्या हो जाएगा, लो एनर्जी। N1 का मतलब हो गया लो एनर्जी। अगर बेटे एनर्जी लो है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होगी इसकी, मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम क्या होगी इसकी, वेवलेंथ। अच्छा, अब सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ है, तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी तरफ है, इन्फिनाइट पर है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी। क्या लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम एनर्जी। बताइए, अगर ये मैक्सिमम एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या होगी, ये मिनिमम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिनिमम लैम्बडा, यानी कि मिनिमम क्या होगी, वेवलेंथ। तो देखो एक तरीके से क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। एक तरीके से क्वेश्चन कैसे तैयार हो रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम नाइन्थ एनर्जी लेवल टू मैक्सिमम वेवलेंथ, maximum wavelength, then find total spectral lines, then find total spectral lines। तो अब आपसे क्वेश्चन किसकी रेस्पेक्ट में पूछ लिया, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। डाउन साइड एनर्जी का मैक्सिमम क्या होगी, इसकी वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है नाइन्थ एनर्जी लेवल से कहां पे हो रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ पे। मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए आ जाएगा, N1 के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में डेल्टा एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा एन का फॉर्मूला बनेगा N2 माइनस N1। अब N2 कितना है इसके अंदर, हाई एनर्जी लेवल 9। कहां से ट्रांजिशन हो रहा है, 9 से कहां जा रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ। और मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए आ जाएगा, 1 के लिए। तो यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 अपॉन में 2। और इसको काट दिया 4 से, तो आपका आंसर कितना आ गया, 36 स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म। इस तरीके से आपको क्वेश्चन किसकी रेस्पेक्ट में दे सकता है, वेवलेंथ की रेस्पेक्ट में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये हुआ किसके बारे में, आपके स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के अंदर हमने पढ़े थे अलग अलग टाइप्स, जिसके अंदर था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस के अंदर भी दो टाइप्स थे, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। देन हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, क्योंकि सिलेबस में अपने एक ही स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम दे रखा है जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसका क्लासिफिकेशन किया था, क्या 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 था उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले था इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन में था डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस में भी कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम। देन हमने यहाँ डिस्कस किया था अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। और स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर सीरीज नंबर होता है, जैसे N1 को बोलते हैं लाइमन, देन बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। और इनके अलग अलग रीजंस होते हैं। फिर यहां से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कितने फॉर्मूले बने थे यहाँ पे, 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला किसके लिए था, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा एन प्लस 1/2। सेकंड इसमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज। फॉर्मूला यहाँ पे था N2 माइनस N डैश। क्लियर है बात सभी को। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू कितनी होती है, N1। और एक्साइटेड स्टेट में एन के अंदर एक वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर जैसे 7th एक्साइटेड स्टेट को बोला तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को। यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया किसके बारे में, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट और डिस्कस करूं आप सभी के बीच में, अगर मैं आपसे एक बात और डिस्कस करूं स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, स्पेक्ट्रल लाइन, मान लीजिए कि व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट किस पे आई, प्रिज्म पे आई। प्रिज्म से ये अलग अलग वेवलेंथ के अंदर डिवाइड हो गई। और सामने क्या लग रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट। आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर मिलेगी, इसकी क्या मिलेगी, पिक्चर मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एनर्जी लेवल ये है A B C D E और F, तो क्या आप मुझे इसका करेक्ट एनर्जी ऑर्डर और क्या इसका मुझे वेवलेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं क्या, क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं आपसे कि ये जो सबसे डाउन साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, एफ का, और सबसे कम रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके लिए, ए के लिए, तो क्या आप मुझे इसमें एनर्जी और वेवलेंथ का एक ऑर्डर बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे एफ की, तो एफ के लिए एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी।
कैफ के लिए एनर्जी इसको क्या मानते हैं, मिनिमम मानते हैं। और अगर इसकी एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर किसी व्हाइट लाइट को या किसी अनदर लाइट को, पार्टिकल को जब डालते हैं, इसकी लाइट को डालते हैं किस पे, प्रिज्म पे, तो प्रिज्म इसकी वेवलेंथ को अलग अलग डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद में अगर आपसे कहा जाए कि इसका एनर्जी और वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे डाउन साइड के अकॉर्डिंग, सबसे डाउन साइड के अकॉर्डिंग जो लाइट होगी वो इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, ए की। और अगर ए की एनर्जी मैक्सिमम होगी, ए की एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। और अगर यहाँ एफ की एनर्जी मिनिमम है, अगर एफ की एनर्जी मिनिमम है तो इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या बात सभी को क्लियर है? तो ये हुआ आपका आज का टॉपिक, कौन सा, स्पेक्ट्रल लाइंस। देखते रहें, पढ़ते रहें और अच्छे से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ में अच्छे से न्यूमेरिकल अप्रोच आ जाए। क्लियर है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, शुक्रिया।